गुड मॉर्निंग ऑल फ्रेंड्स। मेरे लीगल एडवाइस बाय शेख जावेद मोहम्मद एडवोकेट चैनल पर आपका स्वागत है। आज के हमारे वीडियो का टाइटल है तारीख पे तारीख से छुटकारा, सिविल मुकदमों में शीघ्र निराकरण की कानूनी मार्गदर्शिका। जी हाँ सर, दीवानी दावे अक्सर कोर्ट में चलते हुए सालों हो जाते हैं, 8-8 साल 10-10 साल, और हम तारीख पे तारीख करते रहते हैं और तारीख पे तारीख बढ़ती चली जाती है। एक सनी देओल का डायलॉग भी है कि तारीख पे तारीख ये देवा की अदालत है। एक डायलॉग आपने सनी देओल का सुना होगा। तो आपकी इस महत्वपूर्ण समस्या को सुलझाने के लिए, प्रॉब्लम को सॉल्यूशन करने के लिए मैं एक ई बुक पीडीएफ लेकर आया हूं। कुल 11 अध्यायों में इस ई बुक पीडीएफ को बांटा है और उसमें वो महत्वपूर्ण न्याय दृष्टांत, लैंडमार्क जजमेंट सुप्रीम कोर्ट के मैंने उसमें संग्रहित किए हैं आप लोगों के लिए, कि जिसमें शीघ्र सुनवाई के निर्देश सर्वोच्च न्यायालय के द्वारा दिए गए हैं और इसमें किन किन कानूनों के तहत आप अदालत में मुकदमा विचारण के दौरान कार्रवाई करके मुकदमे को शीघ्र निराकरण की आप कार्रवाई कर सकते हैं। उन धाराओं का, उन आदेशों का भी संग्रह मेरे द्वारा किया गया है। उसमें भारतीय संविधान का अनुच्छेद 21 है और इसके साथ एक लैंडमार्क जजमेंट है। आदेश 7 नियम 11 है। आदेश 17 सीपीसी 1908 है और अनावश्यक देरी पर भारी हर्जाना लगाए जाने का भी जो प्रावधान है धारा 35 से संबंधित है। धारा 151 सीपीसी है और लैंडमार्क जजमेंट जो 6 से ज्यादा है, मैं आज के वीडियो में आपके लिए लेकर आया हूं। लेकिन यहां मैं आपको एक बात बता दूं कि एक्टिव सर आप ही को होना पड़ेगा। यदि आप सोए रहे तो कुछ नहीं होगा। तारीख पे तारीख लगती रहेंगी, तारीख पे तारीख लगती रहेंगी और आप परेशान होते रहेंगे। मेरे एक व्यूअर्स हैं, दिल्ली के व्यूअर्स हैं, उन्होंने भी सवाल किया था मुझसे। उन्होंने यही लिख के कहा था कि वकील साहब तारीख पे तारीख लगे जा रही है, मैं क्या करूं। तो ये उस समस्या को समाधान करने के लिए एक मेरी कोशिश है कि इसमें बस तमाम कानूनों का संग्रह मैंने एक जगह किया है आपके लिए बुक पीडीएफ में, कि जिनका उपयोग आप कोर्ट में कार्रवाई के दौरान कर सकते हैं। यदि आप हाथ पे हाथ रखकर बैठ गए सर तो फिर सालों लग भी सकते हैं। 8-8 साल 10-10 साल बड़ी मामूली सी बात हो जाती है। पूरा जीवन मुकदमे लड़ने में गुजर जाता है व्यक्ति का। लेकिन यदि आप एक्टिव हैं तो संभव है कि वो सालों की कमी को आप 1 या 2 साल में पाट सकते हैं। आप 1 या 2 साल में आपके मुकदमे का निराकरण कर सकते हैं, लेकिन आपको एक्टिव होना पड़ेगा। हर कदम पे एक्टिव होना पड़ेगा। हर कदम पे आपको न्यायालय का ध्यान दिलाना पड़ेगा। आपको बताना पड़ेगा कि 90 दिन की अवधि हो गई है, इन्होंने जवाब दावा पेश नहीं किया, इनका जवाब का अवसर समाप्त किया जाए। आदेश 17 सीपीसी के तहत आपको निवेदन करना होगा उस स्टेज पे माननीय न्यायालय के समक्ष की श्रीमान 3 अवसर इनको दिए जा चुके हैं, अब नहीं दिया जाए इनका अवसर समाप्त किया जाए। धारा 35 के तहत आपको निवेदन करना होगा कि श्रीमान कास्ट लगाकर, भारी जुर्माना लगाकर इनको समय दिया जाए। ये सारे तमाम प्रावधान और इनके समर्थन में लैंडमार्क जजमेंट जो बड़े महत्वपूर्ण, और 151 जो सिविल प्रक्रिया संहिता 1908 की है, जिसमें जो है कि इनहेरिटेंस पावर दी गई है न्यायालय को कि न्याय के उद्देश्य को प्राप्त करने के लिए न्यायालय उसमें आदेश कर सकता है। तो इन सभी आज महत्वपूर्ण टॉपिकों पर, महत्वपूर्ण कानूनी धाराओं पर और महत्वपूर्ण सुप्रीम कोर्ट के लैंडमार्क जजमेंटों पर आगे की जानकारी मैं आपको दूंगा ई बुक पीडीएफ के अंदर से। कुल 11 अध्याय की ई बुक पीडीएफ मैंने विशेष तौर से इसी के लिए तैयार की है। ई बुक पीडीएफ की लिंक इस वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेरे द्वारा दे दी गई है। यदि आपको आवश्यकता महसूस हो तो आप इसको वहां से खरीद सकते हैं। अब हम बिना देरी करे उस ई बुक पीडीएफ की ओर चलते हैं, जहां मैं सिलसिलेवार अध्याय 1 से लेकर अध्याय 11 तक आपको पूरी सूक्ष्मता से जानकारी दूंगा, लैंडमार्क जजमेंटों के साथ जानकारी दूंगा, ताकि आप उसको आपके केस में उपयोग करके प्रकरण के शीघ्र निराकरण की आप कोशिश कर सकें। ये एक प्रयास है सर, और एक प्रयास है और कोशिश है, और कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। लहरों से डरकर नौका पार नहीं होती, ये आपने सुना है। हरिवंश राय बच्चन की ये जो कविता है, अमिताभ बच्चन साहब ने काफी जगह इसको दोहराई है। तो इसी प्रकार आपको अपने हिम्मत, हौसले से और मेहनत से और जुझारूपन से काम लेना होगा। आपको बार बार प्रयास करना होगा और लगातार प्रयास करना होगा, तब आपको सफलता मिलेगी। और लंबी अवधि में चल रहे प्रकरण भी शीघ्र निराकरण में, कम अवधि में वो निराकरण कराना आपके लिए संभव हो पाएगा। आइए सर, लेट्स गो। आप देख रहे हैं सर कंप्यूटर स्क्रीन पर ये ई बुक पीडीएफ है जो मैंने आपके लिए तैयार किया है, और येलो अक्षर में, लाल बोल्ड अक्षरों में मैंने लिखा हुआ है। ये ई बुक का टाइटल है और यही हमारे वीडियो का भी टाइटल है, तारीख पे तारीख से छुटकारा, सिविल मुकदमों के शीघ्र निराकरण की कानूनी मार्गदर्शिका। सबसे पहले मैं आपको विषय सूची से परिचित करा देता हूं। अध्याय 1 में है मुकदमों में देरी का कड़वा सच और आपका अधिकार। अध्याय 2 में है सुलह प्रक्रिया, सीपीसी और समय सीमा। अध्याय 3 में ऑर्डर 7 रूल 11, झूठे मुकदमों को शुरुआत में ही खत्म करना। अध्याय 4 में ऑर्डर 17 और स्थगन के कड़े नियम। अध्याय 5 में अनावश्यक देरी पर भारी हर्जाना लगाने की प्रक्रिया। अध्याय 6 में है सेक्शन 151 सीपीसी कोर्ट की अंतर्निहित शक्तियां। इनको आप आपके केस में किस प्रकार से उपयोग करेंगे उसका एक्सप्लेन मैं अभी आगे करूंगा सर आपके लिए। अध्याय 7 में लैंडमार्क जजमेंट, सुप्रीम कोर्ट के वो फैसले जो स्पीड बढ़ाते हैं केस की। सलेम बार एसोसिएशन और रामेश्वर देवी जैसे बड़े फैसलों का सरल विश्लेषण। अध्याय 8 में ड्राफ्टिंग का जादू, कम समय में सटीक परिणाम। और अध्याय 9 में कोर्ट की प्रक्रिया का स्मार्ट उपयोग। और अध्याय 10 में
तारीख पे तारीख रोकने का चेक लिस्ट और मास्टर प्लान, ये अध्याय 10 में बड़ा स्पेशल है सर, उसको भी आप सुनिएगा ध्यान से। और अध्याय 11 में लैंडमार्क जजमेंट, तारीख पे तारीख के विरुद्ध सुप्रीम कोर्ट के 5 ब्रह्मास्त्र में आपके लिए लेकर आया हूं। सलेम एडवोकेट बार एसोसिएशन विरुद्ध यूनियन ऑफ इंडिया, शिव कोटेक्स विरुद्ध ट्रिग्राम ऑटो प्लेट्स, देरी की संस्कृति पर प्रहार करता है ये। रामेश्वर देवी विरुद्ध निर्मला देवी, झूठे केस पर भारी जुर्माना। और हुसैन राय खातून विरुद्ध स्टेट ऑफ बिहार, शीघ्र सुनवाई का मौलिक अधिकार। और एक और भी है सर इम्तियाज जलील का, लेकिन ये मुझे उचित नहीं लग रहा है, इसलिए मैं इसको हटा देता हूं। और इस ई बुक पीडीएफ में सर ये आगे डिस्क्लेमर भी लिखी हुई है, जो आप इसको आपके स्वयं के उपयोग कर सकते हैं आप। और उसके बाद प्रस्तावना है। अब हम चालू करते हैं सर अध्याय 1 से, मुकदमे में देरी का कड़वा सच। आज का टॉपिक बड़ा ही महत्वपूर्ण और इंटरेस्टिंग है। यदि आपने इसको ध्यान से सुना तो मुझे लगता है, मुझे पूर्ण विश्वास है कि आप आपके केस का शीघ्र निराकरण करवाने में संभव हो पाएंगे। ये कोशिश है सर, दावा नहीं है। अध्याय 1 में हम देखते हैं कि हम समझेंगे कि न्याय में देरी वास्तव में नागरिक के साथ किया गया अन्याय ही है सर, एक तरीके से। और हमारा संविधान इस बारे में हमें क्या सुरक्षा देता है। नंबर 1 है न्याय में देरी, जस्टिस डिले इज जस्टिस डिनाइड। कानून की दुनिया में यह कहावत सबसे पुरानी है। इसका सीधा अर्थ है कि यदि किसी व्यक्ति को समय पर न्याय नहीं मिलता है तो उस न्याय की उपयोगिता ही समाप्त हो जाती है। जाहिर सी बात है सर, किसी व्यक्ति को अगर न्याय के लिए 20-20 साल 30-30 साल लड़ना पड़ा और उसके बाद फिर यदि उसको 15 साल बाद यदि न्याय प्राप्त हुआ तो भला वो क्या न्याय मिला सर उसे। इसलिए इसमें सर्वोच्च न्यायालय ने बड़े सख्त निर्देश भी दिए हैं। हम इसको उदाहरण के साथ समझ लेते हैं कि मान लीजिए एक बुजुर्ग व्यक्ति अपनी संपत्ति से अवैध कब्जा हटाने के लिए 60 साल की उम्र में केस करता है। अगर उस केस का फैसला 25 साल बाद आता है, जब वह व्यक्ति 85 साल का हो चुका है या शायद जीवित ही नहीं है, तो वह न्याय उसके किस काम का है। इसे ही न्याय की विफलता कहा जाता है। दूसरा हम देखेंगे सर अनुच्छेद 21 जो भारत के संविधान का है, कि भारत का संविधान का जो आर्टिकल 21 है के तहत हर नागरिक को जीवन और व्यक्तिगत स्वतंत्रता का अधिकार ये देता है। ये सर आप ध्यान से सुनिएगा, ये सब शीघ्र न्याय से संबंधित है कि दीवानी मुकदमों को किस प्रकार से हम जल्दी से जल्दी निपटा सकते हैं। सुप्रीम कोर्ट ने समय समय पर स्पष्ट किया है कि जीवन के अधिकार का मतलब सिर्फ सांस लेना नहीं है, बल्कि सम्मान के साथ जीना भी है। और सम्मान के साथ जीने के लिए शीघ्र सुनवाई अनिवार्य है। महत्वपूर्ण सिद्धांत है, यदि कोई मुकदमा बिना किसी ठोस कारण के सालों साल खिंच रहा है तो यह उस नागरिक के मौलिक अधिकारों का उल्लंघन है। और इसमें लैंडमार्क जजमेंट जो मैं आपके लिए लेकर आया हूं, हुसैन आरा खातून बनाम बिहार राज्य 1979 का है। इसकी पूरी डिटेल मैंने नीचे लिखी हुई है, पूरा जजमेंट भी मैंने लिखा हुआ है। ये वीडियो ये ई बुक के अंत में है सर, नीचे अध्याय लास्ट अध्याय में मामला है। इसको थोड़ा सा मैं समझ लेते हैं सर। बिहार की जेलों में कई लोग ऐसे थे जिन्होंने छोटे अपराध किए थे। ये भले ही फौजदारी से रिलेटेड है, लेकिन ये शीघ्र सुनवाई से, इसमें जो सिद्धांत प्रतिपादित किए गए वो शीघ्र सुनवाई से ही संबंधित है। आप सुनिएगा इसको कि लेकिन उनके केस का ट्रायल इतना लंबा चला है कि उतनी सजा पहले ही काट चुके थे जितनी उन्होंने दोष सिद्ध होने पर मिलती। सुप्रीम कोर्ट का फैसला, कोर्ट ने ऐतिहासिक निर्णय देते हुए कहा, शीघ्र सुनवाई का अधिकार अनुच्छेद 21 के तहत एक मौलिक अधिकार है। ये ई बुक में एक टिप के रूप में मैंने लिखा है। वे अदालत में खड़े होकर गर्व से कह सकते हैं कि साहब संविधान मुझे जल्दी न्याय का हक देता है, इसलिए इस केस को लटकाया न जाए। इसमें आर्टिकल 21 का हवाला दिया है। इसको एक सरल उदाहरण से हम समझ लेते हैं। सोचिए आपने एक व्यक्ति को पैसे उधार दिए, उसने वापस नहीं किए, आपने केस किया। विपक्षी वकील हर तारीख पर बीमार होने का बहाना बनाकर तारीख ले लेता है। यहां पर अध्याय 1 आपको हथियार देता है कि आप कोर्ट को बता सकते हैं कि विपक्षी के तारीख मांगने की आदत आपके अनुच्छेद 21 का हनन कर रही है। कानून किसी को भी आपकी मानसिक शांति और संपत्ति के अधिकार को सालों तक लटकाने की इजाजत नहीं देता। इस अध्याय का सार क्या होगा सर? न्याय में देरी केवल सिस्टम की मजबूरी नहीं, बल्कि यह आपके अधिकार की चोरी है। जब आप अपनी फाइल लेकर कोर्ट जाते हैं तो आप केवल एक केस नहीं लड़ रहे होते, बल्कि आप अपने संविधान प्रदत्त मौलिक अधिकारों की मांग कर रहे होते हैं। तो ये तो शुरुआत का बेसिक ग्राउंड हो गया हमारा। अब हम अध्याय 2 पे आते हैं कि सिविल प्रक्रिया संहिता में समय सीमा का जो कानूनी महत्व है, उसमें नंबर 1 आता है समन की तामील। ये शुरुआत सर हमारी यहीं से होती है। ये जो है कि जब आप किसी पर केस करते हैं तो कोर्ट दूसरे पक्ष को समन भेजता है, और यह कानून बहुत सख्त है। नंबर 1 है नियम, इसमें जो सबसे पहला आएगा, प्रतिवादी विपक्षी को समन मिलने के 30 दिनों के भीतर उसको जवाब या रिटर्न स्टेटमेंट दाखिल करना होता है। अधिकतम सीमा यदि कोई विशेष कारण हो तो कोर्ट उसे 90 दिन तक बढ़ा सकती है। अब इसमें यहां पर इस स्टेज पर यदि वो 90 दिन के बाद भी नहीं देता है वो जवाब आपके दावे का, तब आपको कोर्ट के सामने खड़ा होना है
और जज साहब से निवेदन करना है कि माननीय न्यायालय, ये 30 दिन और 90 दिन की अवधि भी व्यतीत हो चुकी है, इनके द्वारा जवाब पेश नहीं किया गया है, तो इनके जवाब का अवसर समाप्त किया जाए। ये आपको करना होगा सर, वरना कई बार ऐसा होता है कि कोर्ट में जज साहब के पास ऊपर काम ज्यादा रहता है, तो बाबूजी की टेबल से तारीख बढ़ जाती है। अब बाबूजी की टेबल से तारीख बढ़ गई, पता लग रहा है कि 3 महीने लंबी तारीख लग गई, 2 महीने लंबी तारीख लग गई, बाबूजी को भी ध्यान नहीं रहा और भीड़ भाड़ थी, कार्य की अधिकता थी, तो पता लग रहा है कि वो 3 महीने की लग गई। आप कहीं और बैठे हैं, आपके वकील साहब भी कार्य में व्यस्त हैं, फिर अगली तारीख भी ऐसी ही कुछ बढ़ गई। जहां 3-4 तारीख अगर ऐसी बढ़ गई सर आपकी, तो 2-3 साल तो आपके ऐसे ही निकल जाएंगे सर। तो ये आपको बड़ा ध्यान रखना है, आपको स्वयं इसमें जागरूक रहना है, आपको तुरंत आपत्ति करना है। तो सुप्रीम कोर्ट का बड़ा सख्त रुख है इसमें। कैलाश विरुद्ध ननकू 2005 के मामले में कोर्ट ने कहा है कि यह सीमा अनिवार्य नहीं है, मैंडेटरी नहीं है, बल्कि निर्देशात्मक है, फिर भी इसे असाधारण परिस्थितियों में ही बढ़ाया जाना चाहिए, ना कि रूटीन की तरह। अब यदि आप आपत्ति नहीं लेंगे तो चल रही है सर कोर्ट में कार्रवाई, इसलिए आपको खुद एक्टिव होना पड़ेगा। दूसरा आता है विवादकों का निर्धारण, फार्मिंग ऑफ इशू ऑर्डर 14 रूल 1। जवाब दावा आने के बाद कोर्ट को यह तय करना होता है कि असली विवाद क्या है, दोनों के बीच में मुद्दे क्या है। दावा और जवाब दावा जज साहब देखते हैं, उसके बाद उसमें से इशू निकालते हैं जिसपे निर्णय दिया जाता है। तो इसमें समय सीमा का कानून क्या कहता है कि आदेश 14 रूल 1 के अनुसार कोर्ट को विवादकों का मतलब इश्यूज का निर्धारण पहली सुनवाई पर करना चाहिए। मतलब ऐसा नियम नहीं है, लेकिन शीघ्रता से करना चाहिए। और इसमें पहली सुनवाई का अर्थ क्या है कि जिस दिन जवाब दावा मतलब रिटर्न स्टेटमेंट पेश होने के बाद कोर्ट पहली बार दोनों पक्षों की दलीलों के आधार पर तय करता है कि विवाद के मुख्य बिंदु क्या है। तो इसमें सुप्रीम कोर्ट के जो निर्देश है सर, सलेम एडवोकेट बार एसोसिएशन केस में सुप्रीम कोर्ट ने मॉडल केस फ्लो मैनेजमेंट रूल्स को मंजूरी दी है। किसको दी है सर? मॉडल केस फ्लो मैनेजमेंट रूल्स को। इन नियमों का लक्ष्य यह है कि जवाब दावा दाखिल होने के बाद अनावश्यक देरी ना हो और जल्द से जल्द आदर्श रूप में अगली सुनवाई या बहुत कम समय के भीतर इश्यूज तय कर दिए जाएं ताकि ट्रायल शुरू हो सके। तो आप इस जजमेंट को भी आपके पास रखें, इसकी कॉपी रखें और इसका हवाला देकर भी आप जज साहब से निवेदन कर सकते हैं ताकि आपका विलंब कम होता चला जाए और शीघ्र सुनवाई की ओर आप बढ़ते चले जाएं। अब इसको हम देखते हैं, गवाहों की सूची आती है सर इसके बाद। आदेश 16 रूल 1 के तहत इश्यूज तय होने के बाद गवाहों की बारी आती है। तो 15 दिन के भीतर दोनों पक्ष को अपनी गवाही की सूची कोर्ट में पेश कर देना चाहिए। ये बिल्कुल तयशुदा नियम है जो सिविल प्रक्रिया संहिता में ही लिखा हुआ है। 15 दिन के अंदर पेश करना है। अब आपको यहाँ पे भी एक्टिव और जागरूक रहना होगा, आपको सोते हुए नहीं रहना है। यदि 15 दिन की अवधि व्यतीत होती है तो या तो न्यायालय स्वयं ही उनका अवसर समाप्त करके और आगे कार्रवाई बढ़ा देंगे, या फिर आप न्यायालय का ध्यान इस ओर आकर्षित कराएं कि माननीय न्यायालय, ये समय अवधि इतनी बीत चुकी है साक्ष्य सूची पेश करने के लिए, अब इसको आगे ना बढ़ाया जाए, अवसर समाप्त करके अगली स्टेज पर लगाया जाए। ये आपके पास एक महत्वपूर्ण हथियार हो गया। अब साक्ष्य दर्ज करना, गवाही की तारीख के लिए तारीखें सालों तक नहीं चलनी चाहिए। साक्ष्य दर्ज करने का काम निरंतर डे टू डे चलना चाहिए जब तक कि सभी गवाह की जांच न हो जाए। बिना किसी अत्यंत आवश्यक कारण के गवाही को स्थगित नहीं किया जा सकता। ये भी बड़ी महत्वपूर्ण एक कानूनी प्रक्रिया। उसके बाद बहस और फैसला, आर्गुमेंट एंड जजमेंट। ऑर्डर 20 पे आ जाते हैं हम। ऑर्डर 20 रूल 1, गवाहों को पूरी होने के बाद अंतिम बहस होती है। वो बहस के बाद फैसला का जो कानून है वो कहता है कि 30 दिन के भीतर फैसला आ जाना चाहिए। अधिकतम 60 दिन है, लेकिन कमर्शियल मामलों में ये 90 दिन भी हो सकता है, सीपीसी में ऐसा भी लिखा हुआ है। इसमें हम लैंडमार्क जजमेंट को देख लेते हैं जो आपके लिए बड़ा महत्वपूर्ण रहेगा, जो है कि सलेम एडवोकेट बार एसोसिएशन बनाम भारत संघ 2005 का है। अदालतों को यह सुनिश्चित करना चाहिए कि मुकदमों का निपटारा एक निश्चित समय सीमा में हो। समय सीमा के नियमों का उद्देश्य न्याय प्रक्रिया में तेजी लाना है, इसे रोकना नहीं है। एक सरल उदाहरण से समझ लेते हैं। ये जजमेंट सर, ये आपके लिए जो है कि एक बड़ी महत्वपूर्ण भूमिका निभाएंगे। जब भी आप कोई एप्लीकेशन लेके खड़े होते हैं जज साहब के समक्ष, तो आप इन जजमेंट को भी एक लिस्ट बनाकर पेश कर दें कि श्रीमान, ये जजमेंट में भी सर्वोच्च न्यायालय के द्वारा सिद्धांत प्रतिपादित किए गए। आगे माननीय न्यायालय जो आदेश करें उनके ऊपर निर्भर करता है, लेकिन आप तो अपना कर्म करें, फल की चिंता ना करें। आप यदि आप ये कर्म ही ना करेंगे तो फिर तारीख पे तारीख और देवा की अदालत, जो सनी देओल का डायलॉग है सर, वही आ जाएगा। आपको खुद को जागते रहना है, आपको खुद को प्रयास करना है। अब हम आगे बढ़ते हैं, इसको एक सरल उदाहरण से हम समझ लेते हैं। शर्मा जी के केस को लीजिए। अगर विपक्षी वकील ने समन मिलने के 90 दिन बाद भी जवाब पेश नहीं किया तो शर्मा जी कोर्ट में प्रार्थना कर सकते हैं कि विपक्षी का जवाब देने का अधिकार खत्म कर दिया जाए। इससे सीधे गवाही या फैसले की ओर बढ़ जाएगा। ये बड़ी महत्वपूर्ण आपको रिक्वेस्ट करना होगी। अध्याय 2 का सार हम समझ लेते हैं सर। सीपीसी कोई ऐसी किताब नहीं है जो केस को लटकाने के लिए बनी हो।
इसके नियम तो स्टॉप वॉच की तरह हैं। अगर वादी और उसके वकील इन समय सीमाओं के प्रति सजग रहें, क्या रहे सर, सजग रहें, और हर देरी पर कोर्ट को सलेम बार एसोसिएशन केस की याद दिलाएं, तो कोर्ट को मजबूरन तेजी दिखाना पड़ेगी। अध्याय 3 पे आ जाते हैं जो शीघ्र सुनवाई से संबंधित है। आदेश 7 रूल 11, झूठे मुकदमों को शुरुआत में ही खत्म करने की प्रक्रिया आप कर लें। जरा सोचिए आप कि अगर किसी ने आप पर ऐसा केस कर दिया जिसका कोई आधार ही नहीं है, तो क्या आप सालों तक ट्रायल झेलना चाहिए? बिल्कुल नहीं सर। आदेश 7 और रूल 11 सीपीसी 1908 में इसमें ये शक्ति आपको देती है, आपको अधिकार है कि आप केस शुरू होने से पहले ही उसको कूड़ेदान में कैसे डाल सकते हैं। एक कोशिश है ये, आगे जज साहब जो आदेश करें, यदि आपके पास स्ट्रांग ग्राउंड है तो माननीय न्यायालय उस केस को निरस्त कर देंगे। आदेश 7 रूल 11 क्या कहता है? इस तकनीकी भाषा में रिजेक्शन ऑफ प्लेंट, वाद पत्र की नामंजूरी भी कहते हैं। अगर विपक्षी का केस 4-5 पैमानों पर खरा नहीं उतरता है, जो मैं आपको बताने जा रहा हूं, तो जज साहब उसे खारिज करना ही होगा जज साहब को। नंबर 1 वाद का कारण, नो कॉज ऑफ एक्शन। अगर केस पढ़ने से पता ही न चले कि विवाद क्या है या वादी का हक क्या है और वाद कारण क्या है, तो दावा खारिज किया जाएगा। कानून द्वारा वर्जित, बार्ड ऑफ लॉ दूसरा है। अगर वह केस किसी कानून जैसे लिमिटेशन एक्ट के तहत फाइल ही नहीं किया जा सकता था, तो भी न्यायालय के द्वारा उसे निरस्त कर दिया जाएगा। तीसरा है कोर्ट की फीस। अगर वादी ने जानबूझकर कम स्टैंप ड्यूटी या कोर्ट फीस लगाई है और सुधार नहीं कर रहा है, तो भी उसका दावा निरस्त कर दिया जाएगा। क्षेत्राधिकार की कमी, अगर वह केस उस कोर्ट के क्षेत्राधिकार में नहीं आता है, तो भी उसको निरस्त कर दिया जाएगा। ये सब आपको आवेदन लगा के प्राइमरी स्टेज पर ही बताना होंगे, ताकि आपको सालों साल मुकदमा ना लड़ना पड़े सर, या आपको ही जागरूक रहना पड़ेगा। दूसरा आता है केस की योग्यता को चुनौती देना। जैसे ही आपके पास समन आए, आप अपना जवाब देने से पहले ऑर्डर 7 रूल 11 का आवेदन आप लगा दें कोर्ट में। जो भी आपके पास ग्राउंड हो, ये मैंने ग्राउंड बताया, इन ग्राउंड में से और इनके अलावा भी अगर कोई ग्राउंड है आपके पास, तो उनको लिखकर आप लगा दें। सीपीसी में कुल 6 अध्याय जो है कि आधार दिए हुए हैं, उसमें से महत्वपूर्ण मैंने आपको बता दिए। फायदा है, जब तक इस आवेदन पर फैसला नहीं होता, आपको पूरा ट्रायल मतलब गवाही, क्रॉस एग्जामिनेशन झेलने की जरूरत नहीं पड़ती। अगर आवेदन मंजूर हो गया तो केस वहीं पर खत्म है। ये जो सर्वोच्च न्यायालय का एक फैसला है सर, इसमें टी अरविंदम बनाम टीवी सत्यपाल और अन्य 14 अक्टूबर 1977 का है। इसमें सुप्रीम कोर्ट ने और अन्य कई फैसलों जैसे टी अरविंदरम विरुद्ध टीवी सत्यपाल में स्पष्ट कहा है कि अगर कोई केस पहली नजर में ही शरारतपूर्ण या मेरिट लेस लग रहा है, तो ट्रायल कोर्ट का कर्तव्य है कि वह उसे ऑर्डर 7 रूल 11 के तहत तुरंत खत्म कर दे, ताकि कानूनी प्रक्रिया का मजाक न बने। कोर्ट ने कड़े शब्दों में कहा है कि जजों के ऐसे मुकदमे का भ्रूण हत्या कर देना चाहिए जो सिर्फ परेशान करने के लिए किए गए हों। मतलब ये एक समझाने के लिए लिखा गया है, और आप इसको अपने स्तर से समझ लें। इसको सरल उदाहरणों से हम देख लेते हैं कि आपके यूजर जो भी हैं, जैसे कि एक दिल्ली में रहने वाले, दिल्ली दिलवालों की है, और शाहरुख खान भी दिल्ली के हैं, और एक शर्मा जी ने वो क्वेश्चन किया था, वो फ्लैट में रहते थे, और फ्लैट में कुछ छत से रिलेटेड प्रॉब्लम, और दूसरा है कि सीसीटीवी कैमरे से रिलेटेड प्रॉब्लम को लेकर उन्होंने कमेंट्स किया था मेरे उस पे वीडियो के नीचे, और उनको यही कहना था कि ये तारीख पे तारीख लगी जा रही है। तो ये चूंकि हमारे वीडियो से संबंधित टॉपिक ही था सर, इसलिए मैंने तुरंत इस पे वीडियो बना दिया। और मुस्लिम विधि से भी रिलेटेड काफी क्योरियां और अन्य भी क्योरियां हैं, लेकिन वो टॉपिक जब मैं लेकर आऊंगा तब उनसे रिलेटेड वीडियो बनाऊंगा। ये वर्तमान में हमारे इस टॉपिक से रिलेटेड है, इसलिए तुरंत मेरे पास में सामग्री उपलब्ध थी, तो मैंने इसका वीडियो आपके लिए बना दिया है। तो वो तारीख पे तारीख जो है, वो तारीख पे तारीख कैसे ना लगे और जल्दी निराकरण कैसे हो पाए, ये महत्वपूर्ण कारण जो मैं आपको बता रहा हूँ, इसका आप कोर्ट में प्रैक्टिस में जजमेंट के जज साहब के समक्ष वाद विचारण के दौरान इनका आप उपयोग कर सकते हैं। इसको हम उदाहरण से समझ लेते हैं। घर के मुख्य दीवार पर नोटिस चस्पा किया और बिना किसी ठोस वाद कारण के केस कर दिया, तो आप ये तर्क दे सकते हैं कि साहब, इस वाद पत्रों को पढ़ने से कहीं भी यह साबित नहीं होता है कि मैंने कोई कानून का उल्लंघन किया है, यह सिर्फ परेशान करने के लिए किया गया है। अगर कोर्ट को लगता है कि केस में कोई दम नहीं है, तो वह विपक्षी को बिना गवाही का मौका दिए केस खारिज कर देगा। अच्छा, इसमें सर मैं बता दूं कि ये बिल्डर्स का भी बड़ा अजीब गरीब मामला रहता है। वो छत का ऊपर मल्टी जो बनाते हैं, तो छत का अधिकार उन्हीं का रहता है। मेरे सामने एक बार देखने में आया था, एक रजिस्ट्री मेरे द्वारा करवाई गई थी, तो उसमें रजिस्ट्री में बिल्डर्स ने लिखवाया था कि इसके छत की ऊपर की छत का मालिकाना हक हमारा रहेगा। मतलब वो आने वाले समय में वो बना दें, बेच दें, जो भी करें, ये कुछ ये अधिकार वो उनके पास में ही रखते हैं।
और बाकी बिल्डिंग के नीचे जो कार पार्किंग की जगह होती है वो आप आपकी कार रख सकते हैं, वहां पे आप कोई भी स्थायी निर्माण नहीं कर सकते। लिफ्ट की सुविधा सार्वजनिक रूप से सबके द्वारा की जाएगी, उसमें कोई ऐसा तोड़ फोड़ नहीं की जाएगी जिससे उससे स्वरूप में परिवर्तन हो। ये सारी शर्तें उस रजिस्ट्री में लिखा ली जाती हैं। तो यदि वो रजिस्ट्री में भी आपके इसमें मौजूद है और आपको अगर कोई प्रॉब्लम है तो आप उसके आधार पर भी आप रिलीफ मांग सकते हैं। अब हम आते हैं सर अध्याय 4 में। 4 बढ़ने से पहले 7-11 का बता दूं। ये एक ऐसी छलनी है जो केवल असली विवादों को ही कोर्ट के अंदर आने देती है। अगर आप पर कोई झूठा या बिना आधार वाला केस हुआ है तो चुपचाप तारीख ना लें, सबसे पहले इस धारा का उपयोग करें और कोर्ट से पूछें साहब यह केस चलने लायक भी नहीं है, मतलब निवेदन करें। ये भाषा मैंने लिखी है लेकिन जैसे हम रूटीन में निवेदन करते हैं जैसा आपको उसी प्रकार से आपको करना है। भाषा शैली आप अपने हिसाब से कोर्ट की अलग रखें। अध्याय 4 में आ जाता है सर आदेश 17 स्थगन। ये बड़ा महत्वपूर्ण है। ये वह लगाम है जो बेतहाशा बढ़ती तारीखों को रोकने के लिए बनाई गई है। एक बड़ी जबरदस्त लगाम है। अगर आप इस नियम को जान लें तो आप कोर्ट में डंके की चोट पर तारीख का विरोध कर सकते हैं। कैसे? नंबर 1, 3 तारीखों का लक्ष्मण रेखा नियम, रूल नंबर 1। सीपीसी के ऑर्डर 17 रूल 1 में साफ तौर पर लिखा है कि जज साहब किसी भी पक्ष को पूरे मुकदमों के दौरान 3 से ज्यादा बार स्थगन नहीं देंगे। 3 से ज्यादा बार एडजोर्मेंट्स नहीं दिया जाएगा। कानून की मंशा क्या है? इसका उद्देश्य ये है कि यह सुनिश्चित करना था कि कोई भी पक्ष जानबूझकर केस को अनंत काल तक ना लटका सके, क्योंकि अक्सर ऐसा होता है कि कभी कोई सा कारण, कभी कोई सा कारण, कभी कोई सी वजह बताकर तारीख पे तारीख, तारीख पे तारीख, तारीख पे तारीख लिए जाते हैं। पता लग रहा है कि वो आदेश 17 में 3 बार का है, तो 3 बार तो किताब में लिखा हुआ है, आप बताएंगे जब तो, आप विरोध करेंगे जब तो, वरना 3 बार के 30 बार अवसर हो जाते हैं, आपको पता ही नहीं चलता। इसलिए जैसे ही 3 बार हो तुरंत आप जज साहब के समक्ष खड़े हो, एप्लीकेशन लगाकर खड़े हो और जज साहब से निवेदन करें, आपको बिल्कुल उसका फायदा मिलेगा और जो लंबी तारीखें लगती हैं वो खत्म होके और तुरंत उस स्टेज से केस आगे की ओर बढ़ जाएगा। हम बढ़ते हैं स्थगन के लिए कड़े प्रतिबंध। सच्चाई भी देख लेते हैं सर हम। व्यवहार में अदालतें अक्सर इससे ज्यादा तारीखें दे देती हैं, लेकिन यदि आप इस नियम का हवाला देकर लिखित विरोध दर्ज करते हैं तो जज साहब को रिकॉर्ड पर कारण दर्ज करना पड़ता है कि वो चौथी तारीख क्यों दे रहे हैं। दूसरा आता है सर हमारा आधार स्थगन के लिए कड़े प्रतिबंध। कानून कहता है कि तारीख सिर्फ असाधारण परिस्थितियों में ही मिलनी चाहिए, ना कि मांगने मात्र से। यह कुछ महत्वपूर्ण प्रतिबंध है, जिसमें नंबर 1 है वकील की व्यस्तता। कानून कहता है कि वकील का दूसरे कोर्ट में व्यस्त होना तारीख देने का कोई वैध आधार नहीं है। दूसरा है बीमारी का बहाना। अगर कोई पक्ष बीमारी का बहाना बनाता है तो कोर्ट मेडिकल सर्टिफिकेट की मांग कर सकता है और अगर वो फर्जी पाया जाए तो कड़ी कार्रवाई कर सकता है। तीसरा है गवाह की मौजूदगी। अगर गवाह कोर्ट में हाजिर है तो विपक्षी वकील के ना होने पर भी उसकी गवाही रिकॉर्ड की जानी चाहिए। ऑर्डर 17 रूल 2 ये इसमें प्रावधान बताए गए हैं। भारी हर्जाने पे हम आते हैं सर तीसरे नंबर पे। अगर कोर्ट तारीख देता भी है तो कानून जो है ऑर्डर 17 रूल 1/2 कहता है कि कोर्ट उस पक्ष पर कास्ट हर्जाना लगाना चाहिए। धारा 35 भी सर आती है इसमें, आप देख लेना, सीपीसी की धारा 35। कोर्ट को उस पक्ष पर कास्ट लगाना चाहिए जिसने तारीख मांगी है। यह पैसा सीधे दूसरे पक्ष को उनके आने जाने के खर्च और परेशानी के हर्जाने के रूप में मिलना चाहिए। धारा 151 सीपीसी में भी आप निवेदन कर सकते हैं। जब ये इतने ब्रेक आप लगाएंगे, इतनी आप कोशिशें करेंगे, तो फिर निश्चितता सर, मतलब आपको कहीं ना कहीं फायदा तो मिलेगा। जो सालों लग रहे हैं वो सालों तो ना लगते हुए आप चंद सालों में जरूर सिमट जाएंगे। साल 2 साल में आपका निराकरण होने की उम्मीद रहेगी। लैंडमार्क जजमेंट है सर शिवा कोटेक्स बनाम त्रिगुण ऑटो प्लास्ट प्राइवेट लिमिटेड 2011 का ये जजमेंट। और इस केस में सुप्रीम कोर्ट ने तारीख पे तारीख की संस्कृति पर बहुत कठोर टिप्पणी की है। कोर्ट ने कहा है कि तारीख देना कोई खैरात बांटना नहीं है। अदालतों को यह समझना होगा कि हर स्थगन न्याय की हत्या है। 3 तारीखों का नियम केवल कागजातों के लिए नहीं, इसका सख्ती से पालन होना चाहिए। प्रभाव, इस जजमेंट का हवाला देकर आप जज साहब को याद दिला सकते हैं कि बिना किसी ठोस अपरिहार्य कारण के तारीख देना सुप्रीम कोर्ट के आदेशों की अवहेलना है। एक सरल उदाहरण से सर हम इसको समझ लेते हैं कि मान लीजिए आपके केस में विपक्षी पक्ष की गवाही होना है। विपक्षी वकील साहब आते हैं और कहते हैं कि साहब आज मेरी तबीयत ठीक नहीं है, अगली तारीख दे दी जाए। अगला कदम आप खड़े होकर कह सकते हैं साहब विपक्षी पहले ही 3 तारीखें ले चुके हैं। शिव कोटेक्स जजमेंट और ऑर्डर 17 रूल 1 के अनुसार इन्हें और समय नहीं दिया जा सकता। अगर आप तारीख देते भी हैं तो इन पर भारी जुर्माना, हैवी कॉस्ट लगाया जाए, क्योंकि मेरे मुवक्किल का समय और पैसा बर्बाद हो रहा है। अध्याय 6 में इसका सार हम देख लेते हैं। पॉइंट 6 में तारीख लेना कोई अधिकार नहीं बल्कि कोर्ट का विवेक है सर। जब आप सक्रिय होकर ऑर्डर 17 का हवाला देते हैं तो विपक्षी पक्ष पर मानसिक दबाव पड़ता है और कोर्ट भी केस को गंभीरता से लेकर अगली तारीखें लंबी देने के बजाय जल्दी दे देता है। अध्याय 5 को देख लेते हैं। अनावश्यक देरी पर भारी हर्जाना कोष लगाने की प्रक्रिया। धारा 35 पे आ जाते हैं।
खर्चों का भुगतान, ये एक सामान्य नियम है। ये धारा 35 सिविल प्रक्रिया संहिता 1908 की है सर, कि मुकदमा जीतने वाले को उसके कानूनी खर्चों का भुगतान विपक्षी द्वारा किया जाना चाहिए, लेकिन देरी के मामले में कोर्ट को शक्ति है कि वह केस के बीच में भी कास्ट लगाए। धारा 35 बी, सेक्शन 35 बी सीपीसी देरी के लिए विशेष हर्जाना है। और ये इसमें जो बताया गया नियम की यदि कोई पक्ष ऐसी तारीख मांगता है जिससे मुकदमे में देरी होती है, जैसे गवाही नहीं देना या बहस ना करना, तो कोर्ट उस पर हर्जाना लगा सकता है। लेकिन कब लगाएगा? जब आप निवेदन करेंगे तब। और कोर्ट उनके विवेक से लगा दे अलग बात है, लेकिन रेक्टिव सर आप ही को रहना है सर, ये आपको ध्यान रखना है। अनिवार्य शर्त धारा 35 बी की सबसे बड़ी शक्ति यह है कि अगली तारीख पर कोर्ट जब तक उस पक्ष को आगे नहीं बढ़ने देगा तब तक हर्जाने की राशि का भुगतान नहीं कर देता। अगर विपक्षी ने हर्जाना नहीं दिया तो उसका बचाव भी बंद किया जा सकता है। धारा 35 से झूठे या तंग करने वाले दावों पर हर्जाना सीपीसी की है सर, अगर विपक्षी ने जानबूझकर केस को लटकाने के लिए कोई झूठा मुकदमा कर दिया है तो कोर्ट उस पर प्रतीकात्मक हर्जाना लगा सकता है। वर्तमान में इसकी सीमा बढ़ाई जा चुकी है ताकि ये प्रभावी साबित हो सके। लैंडमार्क जजमेंट एक क्या है सर, इससे संबंधित रामेश्वर देवी बनाम निर्मला देवी 2011 का है। सुप्रीम कोर्ट ने इसमें ये सिद्धांत दिया है कि न्याय का उद्देश्य केवल फैसला सुनाना नहीं है, बल्कि सुनिश्चित करना भी है कि गलत करने वाले को लाभ न मिले। अदालतों को चाहिए कि वो वास्तविक हर्जाना लगाएं जो केवल टोकन ना हो बल्कि विपक्षी को खले, मतलब उसको लगे कि हाँ यार मेरे को देरी कर रही है तो मेरे पर जुर्माना तो हुआ है, ताकि मुकदमेबाजी को कोई मुनाफे का सौदा ना बना सके। हर्जाना लगाने की जो व्यवहारिक प्रक्रिया क्या होगी, हम स्टेप बाय स्टेप समझ लेते हैं। कुल 4 स्टेप में विरोध दर्ज करें, नुकसान बताएं, लिखित आवेदन दें और रिकॉर्ड पर लें। ये आप करें। डिटेल मैंने ये बुक पीडीएफ में लिखी है, आप देख सकते हैं इसमें से। सरल उदाहरण से देख लेते हैं कि मान लीजिए विपक्षी को अपनी गवाही देना थी लेकिन वह बिना कारण कोर्ट नहीं आया। आप कोर्ट से कह सकते हैं साहब मेरे मुवक्किल दूर से आए हैं और उन्होंने आज के लिए छुट्टी ली है, विपक्षी का ये व्यवहार लापरवाही भरा है। धारा 35 बी के तहत इन पर कम से कम 2000 या केस के अनुसार अधिक हर्जाना लगाया जाए जो मेरे मुवक्किल को तुरंत मिले। ये आप उसमें निवेदन कर सकते हैं। इसका जो अंत में सार भी देख लेते हैं कि विपक्षी तभी डरेगा जब उसे तारीख लेने के लिए अपनी जेब ढीली करनी पड़े। धारा 35 बी एक ऐसा ताला है जिसकी चाबी पैसा दिए बिना विपक्षी अपना केस आगे नहीं बढ़ा पाएगा। अध्याय 6 में देख लेते हैं हम। सेक्शन 151 का लाभ आप किस प्रकार से ले सकते हैं। जब कानून की किसी किताब में कोई विशिष्ट रास्ता ना मिले तो धारा 151 का जन्म होता है। यह अदालत को न्याय के उद्देश्य के लिए कुछ भी करने की शक्ति देती है। क्या है सेक्शन 151 सीपीसी की? इस धारा का अर्थ है कि सिविल प्रक्रिया संहिता कोई अंतिम सीमा नहीं है। अगर कोर्ट को लगता है कि न्याय करने के लिए या अदालती प्रक्रिया के दुरुपयोग को रोकने के लिए कोई आदेश देना जरूरी है तो कोर्ट अपनी अंतर्निहित शक्ति का उपयोग कर सकता है। सरल भाषा में हम इसको कैसे समझ सकते हैं कि जज साहब का विशेषाधिकार है जिससे वे केस की सुस्त चाल को तेज कर सकते हैं। शीघ्र निपटारे के लिए आवेदन, एक्सपेंडेशन डिस्पोजल। अगर आपको लगता है कि आपका केस बेवजह सालों से लटका हुआ है तो आप सेक्शन 151 सीपीसी के तहत एक प्रार्थना पत्र माननीय न्यायालय को दे सकते हैं और उनसे निवेदन कर सकते हैं कि केस को प्राथमिकता पर लिया जाए, केस के निपटारे के लिए समय सीमा तय की जाए और अनावश्यक आवेदन पर बहस कम करने के लिए सीधा मुख्य केस पर सुनवाई हो। आप निवेदन कर सकते हैं धारा 151 सीपीसी के तहत। ये सारे जो ऊपर से लेके मैं अभी तक आपको बताते आ रहा हूं सर, इन सब का उपयोग आप आपके दीवानी दावे में चलने के दौरान आप कर सकते हैं। आवेदन कैसे लिखें, इसमें मुख्य बिंदु भी सर मैं बता देता हूं आपको। केस का इतिहास लिखें, देरी का कारण और न्याय की मांग करें और प्रार्थना जरूर लिखें कि केस को दिन प्रतिदिन के आधार पर सुना जाए। आप लिख दें, आगे जज साहब जो भी करेंगे आपको फायदा ही मिलेगा। लैंडमार्क जजमेंट है सर, इसमें ए शिव कोटेक्स बनाम त्रिगुण ऑटो स्टेट्स पी लिमिटेड और 30 अगस्त 2011 का है। इसका सार समझ लेते हैं। वादी केस करने को गवाही के लिए 3 अवसर दिए गए लेकिन उसने गवाह पेश नहीं किए। निचली अदालत ने केस खारिज कर दिया। हाई कोर्ट ने सहानुभूति दिखाते हुए केस दोबारा शुरू करने का आदेश दिया। सुप्रीम कोर्ट ने हाई कोर्ट के इस आदेश को रद्द कर दिया और कड़े निर्देश दिए। क्या निर्देश दिए? 5 सबसे बड़े महत्वपूर्ण निर्देश। नंबर 1 है वकील की व्यस्तता कोई बहाना नहीं है। दूसरा, तारीख खैरात नहीं है। तीसरा, तारीखों की लक्ष्मण रेखा जो सीपीसी का आदेश 17 में 3 बार बताई गई है। और चौथा है सहानुभूति न्याय की दुश्मन और पक्षकार की जिम्मेदारी। अगर कोई पक्षकार केस को लेकर गंभीर नहीं है तो वह कोर्ट का समय बर्बाद नहीं कर सकता, उसे अपने पिछड़ा आचरण का खामियाजा भुगतना होगा, यानी केस खारिज किया जाए। सीधा संदेश है कि यदि विपक्षी बार बार तारीखें मांगे तो आप इस जजमेंट का हवाला देकर कहें कि साहब शिव कोटेक्स केस के अनुसार तारीख देना आपकी मजबूरी है नहीं है और विपक्षी का पिछला आचरण कोर्ट की समय की बर्बादी है। ये आप इस प्रकार से निवेदन कर सकते हैं। सरल उदाहरण देख लेते हैं कि मान लीजिए कि आप एक वरिष्ठ नागरिक हैं, केस लड़ रहे हैं, पिछले 8 सालों से गवाही पर अटकी है। सेक्शन 151 का आप आवेदन दें। जज साहब से निवेदन करें कि आयु 75 वर्ष है, जीवन काल में न्याय मिलना
अनुच्छेद 21 का हिस्सा है। कृपया इस केस को 6 महीने के भीतर निपटाने का आदेश दें। नतीजा क्या? आमतौर पर जज इस आवेदनों पर संवेदनशील होते हैं और अगली तारीख बहुत पास की देते हैं। अध्याय 7 को देख लेते हैं। लैंडमार्क जजमेंट, सुप्रीम कोर्ट के वे फैसले जो स्पीड बढ़ाते हैं। नंबर 1 है सर सलेम एडवोकेट बार एसोसिएशन विरुद्ध यूनियन ऑफ इंडिया 2005 का, जो मैंने आपको अभी बताया था। यह सिविल कानून का सबसे महत्वपूर्ण फैसला है और स्थगन जो इसमें संहिता की धारा 17वीं का आदेश स्थगन प्रदान करने से संबंधित है। इसमें 2 संशोधन किए गए हैं। पहले यह कि मुकदमे की सुनवाई के दौरान किसी पक्ष को 3 बार से अधिक स्थगन नहीं दिया जाएगा। दूसरा संशोधन स्थगन के खर्च से संबंधित है। खर्च देना अनिवार्य कर दिया गया है। 2 प्रकार के खर्च दिए जा सकते हैं। पहला स्थगन के कारण होने वाला खर्च और दूसरा न्यायालय द्वारा उच्च समझे जाने वाला इससे अधिक खर्च है। तो इसको सरल विश्लेषण में हम समझ लेते हैं कि सीपीसी के नियमों को सख्ती से लागू करने को इसमें कहा गया है और 3 तारीखों का जो नियम है वो केवल दिखावा नहीं है। अदालतों को यह सुनिश्चित करना चाहिए कि स्थगन अपवाद नहीं है, नियम अपवाद हो, नियम नहीं है। मतलब कहने का मतलब सुनिश्चित करना चाहिए कि स्थगन अपवाद हो, नियम नहीं है। मतलब अपवाद स्वरूप उसको कभी कभी दिया जाए। और इसी प्रकार से रामेश्वर देवी विरुद्ध निर्मला देवी का प्रकरण है, जिसमें यह बताया गया है कि कोर्ट ने माना है कि लोग अदालती प्रक्रिया का दुरुपयोग संपत्ति हड़पने या विपक्षी को परेशान करने के लिए करते हैं। तो इसमें जो प्रमुख बात है कि सुप्रीम कोर्ट ने आदेश दिए कि अदालतों को वास्तविक हर्जाना लगाना चाहिए। अगर कोई विपक्षी केस लटकाता है तो उस पर जुर्माना इतना लगाओ कि उसे देरी करना महंगा पड़े। जब विपक्षी बार बार फिजूल के आवेदन लगाए तो इस जजमेंट का उपयोग करके भारी जुर्माने की आप मांग कर सकते हैं। इसी प्रकार से शिवा कोटेक्स, जो अभी मैंने आपको बताया था, शिवा कोटेक्स बनाम त्रिंगुना पी लिमिटेड का जो मामला है, इसमें भी कोर्ट ने कहा है कि न्याय में देरी का देरी मतलब न्याय का गला घोटना है, अन्याय है सर। अगर वो फालतू में उसमें समय वो विपक्षी ले रहा है। ये पूरे इसमें डिटेल मैंने इसमें लिखी है पूरी जानकारी। के फोटो कापी हमेशा आप आपकी फाइल में रख लें और जब आवश्यकता पड़े तो तुरंत लिस्ट अनुसार तैयार करके सूची अनुसार जैसा आपके समक्ष पेश कर दें। अब हम अध्याय 8 में आते हैं, ड्राफ्टिंग का जादू, कम समय में सटीक परिणाम। नंबर 1 आते हैं जवाब। लिखते समय ध्यान रखने योग्य बात आपको क्या रखना है? जब विपक्षी केस का जवाब दे तो इन 3 बातों को आप ध्यान रखें। नंबर 1 सटीक खंडन। कभी यह ना लिखें कि केस के सभी तथ्य गलत हैं, बल्कि हर पैराग्राफ का अलग से खंडन करें। अगर आपने किसी आरोप का साफ खंडन नहीं किया तो कानून मान लेता है कि आपने उसे स्वीकार कर लिया। ऑर्डर 8 रूल 5 सीपीसी इसमें प्रावधान दिए गए कि आपको स्पेसिफिक खंडन करना होगा। प्रारंभिक आपत्ति क्या होगी? सबसे पहले कानून की कमियां लिखें, जैसे लिमिटेशन, समय सीमा, कोर्ट फीस की कमी और क्षेत्राधिकारी जरूर लिखें आप उसमें। और उसके दूसरा पॉइंट है प्रभावी कानूनी कीवर्ड्स को प्रभाव में डालने वाली बातें। इसको मैंने एक चैप्टर से बनाया है कि आप इन कानूनी शब्दों को भी इस्तेमाल कर सकते हैं। शब्द वाक्यांश कब इस्तेमाल करें और इसका प्रभाव, ये एक सामान्य समझ और अनुभव के लिए लिखा है। आपको उचित लगता है तो आप इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। वेक्सेशन एंड फ्रिवोलस, जब केस पूरी तरह झूठा और परेशान करने वाला हो, जज इसे गंभीरता से लेकर कॉस्ट लगाने पर विचार करते हैं। निप इट इन द बड, जब ऑर्डर 7 रूल 11 के तहत केस खारिज करवाना चाहते हैं। यह तारीख पे तारीख रोकने का कानूनी मोहरा है। क्लीन हैंड्स, विपक्षी ने तथ्य छुपाए हों। इक्विटी मस्ट कम विथ क्लीन हैंड्स, यानी जिसने सच छुपाया उसे राहत नहीं मिलनी चाहिए। एबियस ऑफ प्रोसेस ऑफ कोर्ट, जब प्रक्रिया का गलत फायदा उठाकर देरी कर रहा हो या कोर्ट को अपनी इनहेरिटेंस पावर इस्तेमाल करने के लिए बताता है। मटेरियल फैक्ट्स सरप्राइज्ड, जब वादी केस से जुड़ी कोई जरूरी बात छुपाई हो तो इससे केस के खारिज होने की संभावना 90% बढ़ जाती है। छोटे और सटीक पैराग्राफ कैसे होंगे सर? इसमें जस्ट आपके पास सैकड़ों फाइलें होती हैं सर, तो आप अपनी बात को पॉइंट में लिखें। महत्वपूर्ण लाइन को बोल्ड और अंडरलाइन करें। हर आवेदन के अंत में इन द इंटरेस्ट ऑफ जस्टिस, न्याय हित में जरूर लिखें। लैंडमार्क जजमेंट का संदर्भ आपको देना है सर, किस प्रकार से कि ड्राफ्टिंग में जजमेंट का नाम ना लिखें, क्योंकि आदेश 6 जो सीपीसी उसमें बताया गया है कि आपको फैक्ट लिखना होंगे, कानून और धाराएं नहीं लिखना है। ये आपको ध्यान रखना है, ना जजमेंट का लिखना है। लेकिन उस जजमेंट के हवाले से आप लिख सकते हैं और रेफरेंस के तौर पर जजमेंट को आप साथ में पेश कर सकते हैं सूची अनुसार। माननीय सुप्रीम कोर्ट ने सलीम बार एसोसिएशन केस में व्यवस्था दी है कि 3 से अधिक स्थगन नहीं दिए जाने चाहिए, अतः विपक्षी की प्रार्थना विधि विरुद्ध है। आप उसमें लिखें। सरल उदाहरण से समझ लेते हैं। अगर आपको विपक्षी की तारीख का विरोध करना है तो एक साधारण लाइन लिखने के बजाय विपक्षी तारीख मांग रहा है, इसे न दिया जाए, आप लिखें। जादुई तरीका कैसे लिखें? विपक्षी द्वारा बार बार स्थगन मांगना अदालती प्रक्रिया का दुरुपयोग है और यह मेरे मौक्किल के शीघ्र सुनवाई के अधिकार का हनन है, अतः यह प्रार्थना भारी हर्जाने के साथ खारिज की जाए। ये आपका निवेदन हो गया। अध्याय 9 में आते हैं सर हम। इसके बाद आखिरी अध्याय आएंगे हमारे, कोर्ट की प्रक्रिया का स्मार्ट उपयोग।
नंबर एक, आप करें कोर्ट कमिश्नर की नियुक्ति आदेश 26 रूल 4 के तहत, सीपीसी के तहत। जब कोर्ट में काम बहुत ज्यादा हो, आपकी गवाहों की तारीख पे तारीख दूर दूर की 6-6 महीने की मिल रही है, तो आप आदेश 26 रूल 4 के तहत आवेदन दे सकते हैं कि साहब ये जो है कि कमिश्नर नियुक्त करके हमारे गवाह ले लिए जाए, न्यायालय के पास अगर समय नहीं है तो इसमें आप एक कमिश्नर, आमतौर पर एक वकील साहब ही होते हैं, नियुक्त किए जाएं जो कोर्ट के बाहर या आपके ऑफिस या किसी तय स्थान पर गवाहों की गवाही और क्रॉस एग्जामिनेशन दर्ज कर सकें। बाहर भी या अदालत के अंदर ही सर, वही जो बेंच लगी होती है बैठने की, मैंने भी कई बार लिए हैं। मैं भी जो है कि कमिश्नर नियुक्त हुआ हूँ, कई मुकदमों में मैंने बयान लिए हैं कोर्ट में। जज साहब के पास अलग बयान चल रहे होते हैं काम की अधिकता के कारण, और मैं नीचे वहां जो बेंच और टेबल रहती है और दोनों पार्टी उपस्थित होकर उनके जैसे बयान ऊपर लिखते हैं, वो हाथ से मेरे द्वारा कई बार बयान लिए गए। तो ये भी एक आपका कार्य रोकने रुकेगा नहीं, इससे मतलब आगे बढ़ता चला जाएगा। वरना अगर न्यायालय के पास अत्यधिक समय है तो फिर तारीख बढ़ जाएगी, फिर तारीख पे तारीख आ जाएगी। इसलिए आप इस ध्यान रखें, कोर्ट कमिश्नर के सामने गवाही होने से पूरा काम 1-2 दिन में खत्म हो सकता है, जिसे कोर्ट में होने में 2 साल लग जाते हैं। ये आपका समय बचा। यहाँ भी सर साक्ष्य का शपथ पत्र 18 के तहत शपथ पत्र पेश किए जाते हैं। वैसे वर्तमान में ये प्रावधान में संशोधन किए गए और अब डायरेक्ट ही कोर्ट में बयान होते हैं, तो आप डायरेक्ट बयान कर दें। वैसे मैंने इसमें प्रोसीजर लिख दिए। आदेश 26(9), अगर किसी जमीन के कब्जे या मौके की स्थिति का मामला है तो गवाहों को बुलाने से पहले कोर्ट कमिश्नर से मौके का मुआयना रिपोर्ट आप मंगवा लें, कमिश्नर नियुक्त करा लें। फायदा क्या होगा इससे कि एक बार जब कमिश्नर की रिपोर्ट फाइल पर आ जाती है तो विपक्षी के लिए झूठ बोलना नामुमकिन हो जाता है, जिससे क्रॉस एग्जामिनेशन का समय बचता है। चौथा है दस्तावेजी सबूतों का एडमिशन और डिनायल। ऑर्डर 12 रूल 2, अक्सर वकील हर दस्तावेज को अस्वीकार कर देते हैं ताकि केस लंबा खींचे। स्मार्ट तरीका क्या होगा सर, विपक्षी को नोटिस दें कि वो आपके दस्तावेजों को स्वीकार या अस्वीकार करे। अगर वह बिला वजह असली दस्तावेजों को नकारता है तो कोर्ट उस पर विशेष जुर्माना लगा सकता है। लैंडमार्क जजमेंट वही है सर, सलेम एडवोकेट बार एसोसिएशन का बनाम भारत संघ का। सुप्रीम कोर्ट ने इस केस में गवाही दर्ज करने के लिए कमिश्नर की नियुक्ति को बहुत प्रोत्साहित किया है। कोर्ट का आदेश है, कोर्ट ने कहा है कि गवाहों की जांच के लिए कमिश्नर नियुक्त करना अब एक सामान्य प्रक्रिया होनी चाहिए ताकि अदालतों का बोझ कम हो और न्याय जल्दी मिले। एक सरल उदाहरण से हम समझ लेते हैं। मान लीजिए कि आपके केस में 5 गवाह हैं, कोर्ट हर तारीख पर केवल एक गवाह सुन पाता है और अगली तारीख 4 महीने बाद आती है। आपका क्या करना होगा, आप आवेदन दें कि साहब गवाहों की उम्र अधिक है और कोर्ट समय बचाने के लिए एक स्थानीय कमिश्नर नियुक्त किया जाए जो अगले 15 दिनों में सारी गवाही रिकॉर्ड कर ले। नतीजा, जो गवाह 2 साल चलने वाली थी वो 15 दिन में पूरी होकर फाइल पर आ जाएगी। यह आपको सर एक पॉइंट मिला। इस अध्याय का सार भी इसमें लिखा है कि कोर्ट कमिश्नर की नियुक्ति तारीख पे तारीख के चक्रव्यूह को तोड़ने का सबसे प्रभावी तरीका है। इसे आप जो है कि टाइम सेविंग प्रो टिप के रूप में आप पेश कर सकते हैं। यह न केवल वकील का समय बचाता है बल्कि क्लाइंट को भी इसके जल्द परिणाम देता है। इसी प्रकार से अब हम आते हैं सर हमारा सबसे महत्वपूर्ण अध्याय जो 10 है कि तारीख पे तारीख रोकने का चेक लिस्ट और मास्टर प्लान। क्या है सर, मुकदमा जीतना कानून की जानकारी नहीं बल्कि मैनेजमेंट का भी खेल है। यदि आप पहले दिन से योजना बनाकर चलेंगे तो विपक्षी आपको उलझा नहीं पाएगा। ये चेक लिस्ट और मास्टर प्लान बता रहा हूं सर मैं। नंबर 1, मुकदमा शुरू होने पर द स्टार्ट फेज, सटीक ड्राफ्टिंग। क्या आपने वाद में सभी महत्वपूर्ण दस्तावेज लगाए ताकि बाद में समय खराब ना हो, ध्यान रखना है सर। ये तो इन छोटी छोटी बातों के लिए हमें 6-6 महीने 1.5 साल 2-2 साल निकल जाते हैं। आप शुरू में ही कुछ महत्वपूर्ण दस्तावेज लगाना भूल गए, फिर आप आदेश 7 नियम 14 सिविल प्रक्रिया संहिता 1908 का आवेदन देकर जज साहब के समक्ष निवेदन करेंगे। विपक्षी उसका आवेदन के लिए जवाब मांगेंगे, पता लग रहा है 6 महीने साल भर 1.5 साल ही निकल गया सर। आप कुछ महत्वपूर्ण तथ्य लिखना भूल गए। आप 6-17 का आवेदन लगाएंगे, आदेश 6 नियम 17 सीपीसी का, कि इसमें हमें संशोधन की अनुमति दी जाए। विपक्षी उसका जवाब देने के लिए समय मांगेगा, पता लग रहा है कि साल 1.5 साल 2 साल निकल गए। तो ये आप सचेत रहें और पहले ही आप तैयार होकर आए, कमर कस कर आए, पूरी सावधानी के साथ आए, पूरी जागरूकता के साथ आए, कोई कमी ना रखें तो आपको पूरा फायदा मिलेगा। अक्सर पक्षकार ऐसे भी होते हैं, पूरी जानकारी नहीं देते हैं, और कई बार पक्षकार ऐसे भी होते हैं कि उनके मन में बेईमानी होती है। वो दावा लिखाते समय तो वकील साहब को कुछ कहते हैं और जब बयान के समय बात आती है तो वो कुछ और कहने लगते हैं कि वकील साहब हमने तो ऐसा बोला ही नहीं था, आपने क्यों लिख दिया। तो भाई वकील साहब को कोई स्वप्न थोड़ी आएगा, वकील साहब को कोई फैक्ट थोड़ी पता है, वकील साहब को खेत की चतुसीमा थोड़ी पता है, और किस सर्वे नंबर में वो वकील साहब को थोड़ी पता है। ये तो आप बताएंगे, वही तो वकील साहब प्लीडिंग में लिखेंगे। वकील साहब ने लिख दिया प्लीडिंग में, जो आपने बताई उसकी चतुसीमा लिख दी कि ये चतुसीमा के अंदर ये हमारा खेत है और ये पारिवारिक वाहमी बंटवारे में हमें प्राप्त हुआ है, और उस सर्वे नंबर में वो खसरे में उसका नाम उल्लेखित नहीं था, लेकिन सालों से कब्जा पक्षकार का था।
तो ये हमें जो है कि मालिक घोषित किया जाए, मौखिक अस्तित्व में हुए पारिवारिक बंटवारे के आधार पर हमारे कब्जे को सुरक्षित किया जाए और बाकी जो पैतृक जमीन में उसमें हमें हिस्सा दिया जाए। बिल्कुल लीगल ड्राफ्टिंग हो गया। पक्षकार कहता है कि नहीं साहब वो तो ये कम जमीन नहीं, मैं तो पूरी जमीन चाहिए मुझे। तो ये एक बेवकूफाना हरकत के ही पक्षकार ऐसे कर देते हैं। तो ऐसे समय में आप उन्हें समझा दें कि भाई आप गलत कह रहे हैं। जब आपने दावे में प्लीडिंग करवाई थी, आप 2 साल हो गए कोर्ट में दावा पेश करे हुए, और अब आप बाद में ऐसी बात बोल रहे हैं आप केस हार जाएंगे। तो इस तरीके के भी लोग होते हैं सर, विभिन्न तरीके के लोग होते हैं। धैर्य के साथ वकालत का कार्य करते रहे, ऐसे भी लोग आ जाते हैं। वो उनके मन में अक्सर दुर्भावना, लालच कुछ भी पनपने लगता है, तभी वो इस प्रकार की बात करते हैं। मेरे समक्ष एक पक्षकार ऐसा आया जो जिसकी दावे की ड्राफ्टिंग पेश कर दी, 2 साल हो गए कोर्ट में। वो कह रहा है कि बहन का हिस्सा मुझे चाहिए। मैंने उसे बताया कि भाई ऐसा कोई कानून नहीं है, बहन का हिस्सा बहन का ही रहेगा। सुनीता शर्मा विरुद्ध राकेश शर्मा 2020 में जो है कि फैसला आया, लैंडमार्क जजमेंट है। 2005 में हिंदू उत्तराधिकार अधिनियम 1956 में संशोधन भी हुआ, तो बेटी को भी बेटे के समान कोपार्शनर बना दिया है, चाहे वो विवाहित हो या अविवाहित हो। आप उसका हिस्सा नहीं ले सकते, आपको जितना हिस्सा मिलेगा उसे ही मिलेगा। तो कि नहीं वकील साहब, मेरे को तो उसका हिस्सा मैंने के नहीं मिलेगा साहब। आप आपकी आपके कहने से अदालत नहीं चलेगी, कानून से अदालत चलेगी। आपको एक एक शर्त में मिल सकता है कि जब वो केस में बंटवारे में पूरी संपत्ति उन्हें मिल जाए, और यदि वो जमीन आपको बेचती हैं और आप पैसा देकर उनसे खरीदते हैं तो आपके नाम हो जाएगी। दूसरा उनका ये कहना था कि एक भाई उनके जो मर गए थे उनका भी हिस्सा मुझे दिया जा। अरे साहब, अब कैसे समझाएं सर ऐसे पक्षकारों को। वो तो उनका एक बेटा समझदार था, तो उस बेटे को मैंने बताया, उसकी समझ में आई, उसने समझदारी की बात की कि वकील साहब आप बिल्कुल सही बात कह रहे हैं, इस प्रकार से नहीं होता है। ये तो कोई बहन का हिस्सा, और भाई अगर मर गया तो उसकी पत्नी और बच्चों को उनका हिस्सा मिलेगा। भला एक भाई कैसे हड़प लेगा बहन का हिस्सा, भाई का हिस्सा। तो इस प्रकार के भी मेंटेलिटी के लोग होते हैं सर। मगर हमारे सामने तो वकालत के कार्य के दौरान सभी तरीके के लोग आते हैं। हमें सभी तरीके के लोगों को जो है कि निपटना पड़ता है, समझाना पड़ता है, समझना पड़ता है, और बड़े धैर्य के साथ हमें काम लेना पड़ता है। ऐसी स्थिति भी आती है सर, सिर होने वाले पक्षकार भी आ जाते हैं। कह रहे वकील साहब आपने तो ड्राफ्टिंग की गलत कर दी, मैंने तो पूरे हिस्से की बोली थी। जबकि वो पहले उसने वो ड्राफ्टिंग बताई थी और बाद में उसके मन में बेईमानी आ गई, तो वो वकील साहब पे आरोप लगाने लगता है। उसको ये बेवकूफ को ये पता नहीं होता कि वकील साहब फैसला नहीं करेंगे, कोर्ट में फैसला जज साहब करेंगे। अगर उसकी इलीगल बातें लिख दी गई तो वो केस हार जाएगा, उसके बाद भी वो ऐसी बेतुकी बातें करने लगता है। ऐसी स्थितियां बन जाती हैं, तो उसको समझा दें कि भाई इलीगल ड्राफ्टिंग है और बेटियों का हिस्सा समाप्त नहीं हो सकता किसी भी सूरत में, और जो भाई मर गया है उसका हिस्सा भी आपको किसी भी सूरत में नहीं मिलेगा, उसके पत्नी और बच्चों को मिलेगा। और आपकी बहन का हिस्सा भी आपकी बहन को ही मिलेगा। आपको जो हिस्सा मिला है आप उसकी मांग कर सकते हैं कोर्ट में, उसकी निषेधाज्ञा की मांग, उसकी स्वत्व घोषणा की मांग, उसके कब्जे की मांग, उसके बंटवारे की मांग आप आपके हिस्से की कर सकते हैं। दूसरे हिस्से को आप हड़प लें, ऐसा कोई कानून नहीं बना। आप समझा दें उसे, उसके साथ में जो लोग हैं उन्हें समझा दें। इस तरीके से उसको समझ में आ जाएगी, पूरी उम्मीद है। बाकी अगर वो नहीं आती है उसकी समझ में, तो वो उसका स्वयं का नुकसान वो खुद कर रहा है। अब हम आगे बढ़ते हैं सर। मुकदमा शुरू होने पर मैं बीच में दूसरी बात बता दी थी, हम आगे बढ़ते हैं सर। अगला है ऑर्डर 7 रूल 11 का परीक्षण। क्या विपक्षी का केस है? यदि नहीं तो तुरंत आवेदन लगाएं। बिल्कुल आप इसमें करें आदेश 7 नियम 11 के तहत। उसके बाद अगला है समन की तामील। सुनिश्चित करें कि विपक्षी को समन जल्दी मिले। जरूरत पड़े तो दस्तक समन या ईमेल व्हाट्सएप से तामील की अनुमति मांगे। दूसरा आएगा शीघ्र सुनवाई के लिए जवाब, दावा और विवादक। ये मास्टर प्लान चल रहा है सर, 90 दिन की समय सीमा। यदि विपक्षी 90 दिन में जवाब नहीं देता है तो धारा 35B के तहत हर्जाने या उसका राइट बंद करने की मांग करें। एडमिशन डिनाई करें। कैसे? दस्तावेज की स्वीकृति और अस्वीकृति की प्रक्रिया तुरंत पूरी करवाएं। सटीक इशूज सुनिश्चित करें कि कोर्ट केवल उन्हीं बिंदुओं पर इशूज बनाए जो वास्तव में विवादित हैं। और यदि कोई इशू रह भी जाता है तो आप खुद भी आदेश 14 नियम 1 का एप्लीकेशन देकर न्यायालय से निवेदन कर सकते हैं कि ये वाद के निराकरण के लिए एक वाद विषय बनाना आवश्यक है। इसको भी सर इसमें बढ़ाया जाए तो न्यायालय उसको भी बढ़ा सकते हैं। बिल्कुल आपको आवेदन लगाने का भी अधिकार है। गवाही का चरण सबसे महत्वपूर्ण है सर। तैयार शपथ पत्र। इश्यूज तय होने के 15 दिन के भीतर आप साक्ष्य का शपथ पत्र दाखिल करें, या आप डायरेक्ट भी बयान दे दें। अब तो हमारे यहाँ तो सर डायरेक्ट ही बयान हो रहे हैं, आदेश 18 नियम 4 के शपथ पत्र पेश नहीं होते हैं। दीवानी मामलों में गवाह खड़ा होता है और टाइपिस्ट जो जज साहब के पास बैठते हैं वो सीधे गवाह लेते हैं। अगला है गवाहों की मौजूदगी। अपने गवाहों को तारीख पर साथ रखें। यदि विपक्षी वकील नहीं आता है तो जज साहब से गवाही रिकॉर्ड पर लेने का अनुरोध करें। कोर्ट कमिश्नर। यदि गवाह ज्यादा है तो ऑर्डर 26 रूल 4 के तहत कमिश्नर नियुक्त करवाएं। ये सर मास्टर प्लान बता रहा हूं मैं आपको। आदेश 17 का पालन। विपक्षी को 3 से ज्यादा तारीखें न लेने दें। हर तारीख पर शिव कोर्टेक्स जजमेंट का हवाला दें। अंतिम बहस और फैसला। तो लिखित बहस तुरंत आप तैयार रखें। मौखिक बहस के साथ साथ अपनी बातों को 2-3 पन्नों में लिखकर कोर्ट को दें। इससे जज साहब को फैसला लिखने में आसानी होती है। जजमेंट की समय सीमा।
बहस पूरी होने के 30 दिन के भीतर फैसले के लिए कोर्ट को विनम्रता पूर्वक आदेश 20 रूल 21 की याद दिलाएं। वैसे 30 दिन, 60 दिन, 90 दिन सामान्य तो जजमेंट हो ही जाता है, लेकिन कभी कभी हो जाता है ऐसा, तो आप निवेदन करते हैं जज साहब से। तारीख रोकने का मास्टर प्लान क्या है सर? आपका नंबर 1 है हर तारीख पर विरोध करें। दूसरा है सेक्शन 151 का प्रयोग करें। तीसरा हाई कोर्ट का रुख है। यदि निचली अदालतें बार बार मना करने पर भी तारीखें दे रही हैं तो अनुच्छेद 227 के तहत हाई कोर्ट में आप जा सकते हैं। लैंडमार्क जजमेंट की जो याददाश्त है, कैलाश विरुद्ध नक्कू जवाब दावा के लिए समय के लिए है ये। सलेम बार एसोसिएशन 3 तारीखों के नियम इसमें बताए गए। रामेश्वर देवी भारी हर्जाना लगाने के नियम इसमें बताए गए। तो ये सतर्क मुवक्किल और सक्रिय एक्टिव वकील ही तारीख पे तारीख के चक्रव्यूह को तोड़ सकते हैं। मैं फिर बता दूं, सतर्क मुवक्किल और सक्रिय वकील ही तारीख पे तारीख के चक्रव्यूह को तोड़ सकते हैं। इस चेकलिस्ट का उद्देश्य आपको प्रक्रिया में बैक फुट पर रहने के बजाय फ्रंट फुट पर लाकर खड़ा करना है। यह आपको सर ध्यान रखना है। अध्याय 11 और अंतिम अध्याय आता है सर हमारा लैंडमार्क जजमेंट। तारीख पे तारीख के विरुद्ध सुप्रीम कोर्ट के 5 ब्रह्मास्त्र हैं। एक तो मैंने सर आपको जजमेंट के बीच में बता दिया है, सलेम एडवोकेट बार एसोसिएशन विरुद्ध यूनियन ऑफ इंडिया। और उसके बाद दूसरा ये जो है कि ऑर्डर 17 रूल 3 में तारीखों के नियम पर इसमें जो है कि काफी महत्वपूर्ण बात बताई है कि 3 बार से अधिक स्थगन नहीं दिया जाएगा। शिव कोटेक्स विरुद्ध ट्रिगुना ऑटो प्लाट्स 2011 में इसमें जो है कि जो बताया है कि अदालत सुस्ती और तारीख संस्कृति पर इसमें कड़ा प्रहार किया गया है। रामेश्वर देवी विरुद्ध निर्मला देवी, झूठे मुकदमों और देरी करने वालों पर भारी आर्थिक दंड लगाया जाए। हुसैना खातून विरुद्ध होम सिक्योरिटी स्टेट ऑफ बिहार, इसमें शीघ्र सुनवाई एक मौलिक अधिकार के रूप में है और आर्टिकल 21 के बारे में इसमें बताया गया है। और ये हमारा सर अध्याय 11 भी हो चुका है और अंत में 12 में मैंने ये साइटेशन लिखी है। इसमें ये पूरी साइटेशन को मैंने डिटेल के साथ इसमें सर लिखा हुआ है जो आप देख रहे हैं। ये पूरी साइटेशन को मैंने लिखा हुआ है इसमें। और उसके बाद फिर हमारा अध्याय 13 में आता है कैलाश बनाम ननकू और अन्य 6 अप्रैल, इस साइटेशन को भी मैंने इसमें लिख दिया है सर। और उसके बाद फिर हमारा अंत में समापन आता है। और इस प्रकार से ये हमारा वीडियो पूरा हो चुका है। और आज के वीडियो में मैंने सर आपको वो महत्वपूर्ण कानूनी आधार बताए हैं। आप इन कानूनों का उपयोग करके, इन सर्वोच्च न्यायालय के फैसलों का उपयोग करके आप आपके केस में जो विलंब हो रहा है उस विलंब को खत्म करके आप उसका शीघ्र निराकरण करवा सकते हैं। सक्रिय वकील और सक्रिय मुवक्किल दोनों को एक्टिव होना पड़ेगा, वरना फिर तारीख पे तारीख और सालों आप इनको इंतजार करना होगा। तो आज के मुकदमे में सर मैंने आपको महत्वपूर्ण कानूनी मुद्दों पर जानकारी दे दी है, जिसमें भारत के संविधान का अनुच्छेद 21, सिविल प्रक्रिया संहिता का आदेश 7 नियम 11, आदेश 17 नियम 1 सीपीसी 1908 के तहत जो स्थगन होता है और अनावश्यक देरी पर भारी हर्जाना लगाने की प्रक्रिया, धारा 35, धारा 35 से धारा 35 बी सिविल प्रक्रिया संहिता 1908, धारा 151 सीपीसी लैंडमार्क 6 जजमेंट जो ज्यादा है, 6 से ज्यादा जजमेंट है जो ई बुक पीडीएफ के अंदर लिखे हुए हैं। और ये इस ई बुक पीडीएफ की लिंक इसी वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेरे द्वारा दे दी गई है। 299 रुपये मात्र इसकी कीमत मेरे द्वारा रखी गई है। यदि आपको इसको खरीदना है तो वीडियो के नीचे जो डिस्क्रिप्शन बॉक्स दिया गया है ई बुक डाउनलोड का, वहां पर आप क्लिक करें तो आपके सामने एक चार्ट आएगा जिसमें आपको आपकी ईमेल आईडी और मोबाइल नंबर लिखना होगा और भुगतान आपका ऑप्शन दिखेगा। जैसे ही आप भुगतान करेंगे तो आपकी ईमेल पर डाउनलोड का मैसेज आएगा, डाउनलोड लिखा दिखाई देगा। जब आप डाउनलोड पर क्लिक करेंगे तो ये आपके मोबाइल पर डाउनलोड हो जाएगी। आपके कंप्यूटर, मोबाइल, स्मार्टफोन पर आप इसको डाउनलोड कर सकते हैं, आप इसको पढ़ सकते हैं। ये एक व्यक्तिगत एक शैक्षणिक जागरूकता के उद्देश्य से बनाई गई है, किसी भी व्यक्ति के लिए व्यक्तिगत नहीं है। इस पे आप अमल करने से पहले आपके वकील साहब से जरूर सलाह मशवरा करें। और उसी के अलावा इसमें जो महत्वपूर्ण बातें बताई गई हैं, जो महत्वपूर्ण कानून बताए गए हैं, जो लैंडमार्क जजमेंट मेरे द्वारा दिए जाने की कोशिश की गई है, उनका इस्तेमाल आप ओरिजिनल बुक में से निकालकर कोर्ट में जज साहब के समक्ष आप पेश कर सकते हैं। ये ई बुक पीडीएफ है सर, इसका उपयोग आप वहां नहीं कर सकते, ना आप कोर्ट में ना सरकारी दफ्तर में पेश नहीं कर सकते। एक पीडीएफ है आपके स्वयं के उपयोग के लिए, इसको मैं प्रॉब्लम सॉल्यूशन ई बुक पीडीएफ कहता हूं सर। विभिन्न कानूनों का एक जगह संग्रह। अब ये तारीख पे तारीख कैसे निपटेंगे, ये आपको ये मिलना संभव नहीं है सर। ये सारा कलेक्शन एक ही प्लेटफॉर्म पर एक ही जगह, ये मैंने मेरे अनुभव से और मेरे प्रयासों से इन सब चीजों को कलेक्ट करके एक ई बुक पीडीएफ के रूप में 11 अध्यायों के रूप में आपके सामने प्रस्तुत किया है कि यदि आपका मामला भी ऐसा उलझ रहा है तो आपको बार बार कोर्ट में निवेदन करना होगा, बार बार हर स्टेज पर निवेदन करना होगा, हर स्टेज पर आवेदन देना होगा।
जब आप इतना विरोध करेंगे सामने वाले की विपक्षी का, तब मुझे पूर्ण विश्वास है कि आपको सफलता जरूर मिलेगी। ये मैं दावा नहीं कर रहा हूं सर, ये मैं अपने अनुभव से कह रहा हूं। क्योंकि जब आप जज साहब के नॉलेज में कोई बात ला देंगे तो जज साहब तो विपक्षी से कहेंगे कि भाई 3 बार तो हो गए, कई बार जज साहब भी कार्य की व्यस्तता के कारण उसको नहीं देख पाते हैं। आपके वकील साहब भी देर से जाते हैं, आप भी नहीं आ पाते हैं, सालों साल मुकदमे चलते रहते हैं, और फिर तारीख पे तारीख, और फिर पता लग रहा है कि सालों बीत गए, आप खुद आपके साथ अन्याय होने लगा। तो इस सब चीजों से बचने के लिए ये एक शानदार लैंडमार्क जजमेंटों के साथ एक ई बुक पीडीएफ मैंने आपके लिए तैयार किया है। सिविल प्रक्रिया संहिता के महत्वपूर्ण आदेश और धाराओं का समावेश इसके अंदर किया है, और इस वीडियो में और इस ई बुक पीडीएफ में वो पूरी प्रक्रिया मेरे द्वारा लिखी गई है कि यदि आपका प्रकरण भी इसी प्रकार से विलंबित हो रहा है तो उस विलंब को आप कैसे कम करके उस मुकदमे का कैसे शीघ्र निपटारा कर सकते हैं। ये सारी महत्वपूर्ण जानकारी मेरे द्वारा इस ई बुक पीडीएफ में दे दी गई है। और ये मेरे द्वारा लिखी गई ई बुक पीडीएफ एक कोशिश और प्रयास है सर, दावा नहीं है। मेरा चैनल और मैं किसी भी प्रकार से जीत और हार का दावा नहीं करते हैं। यदि आपके मामलों में इस प्रकार के परेशानी आती है तो आप आपके वकील साहब से कंसल्ट करके इन धाराओं के तहत आप आवेदन लगा सकते हैं और कोशिश कर सकते हैं। देखो सर, कोशिश करने से ही सब कुछ संभव होता है। यदि आप हाथ पे हाथ रख कर बैठे हैं तो वैसे ही आपका प्रकरण तो डिले हो ही रहा है। यदि आपने कोशिश कर ली, और संभव है कि कोशिश करने से आपको सफलता मिल भी जाए, ना भी मिले तो आप निराश ना हो। इतने सारे आधार मैंने इसमें दे दिए हैं कि वो हर स्टेज पे आप कहीं ना कहीं विपक्षी का विरोध करें, जज साहब के समक्ष आवेदन दें, आपत्ति करें, तो आपको सफलता जरूर मिलेगी सर। वो हरिवंश राय बच्चन की एक बड़ी महत्वपूर्ण पोएट्री है इस पे कि कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती, लहरों से डरकर नौका पार नहीं होती, नन्ही चींटी दाना लेकर चढ़ती है, चढ़ती दीवारों पर 100 बार फिसलती है, चढ़कर गिरना गिरकर चढ़ना ना करता है, कोशिश उसकी बेकार नहीं होती, लहरों से डरकर नौका पार नहीं होती। गोताखोर समंदर में जाता है, जा जाकर खाली हाथ लौट कर आता है, मुट्ठी उसकी हर बार खाली नहीं होती, कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। असफलता एक चुनौती है, इसे स्वीकार करो, क्या कमी रह गई देखो और सुधार करो। असफलता एक चुनौती है, इसे स्वीकार करो, क्या कमी रह गई देखो और सुधार करो। संघर्ष का मैदान छोड़कर मत भागो, तुम कुछ किए बगैर ही जय जयकार नहीं होती, कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। ये हरिवंश राय बच्चन की बड़ी मोटिवेशनल लाइन है, और इस मामले पे बड़ी सटीक बैठती है, इसलिए मैंने आपको सुना दी। क्योंकि एक आदमी की हिम्मत हारने हारने लगता है जब उसके मुकदमे को सालों कोर्ट में हो जाते हैं। बार बार वो कोर्ट में जाता है, दिन भर कोर्ट में तारीख पेशी के इंतजार में बैठा रहता है, फिर तारीख बढ़ जाती है, वो एकदम से हताश और निराश हो जाता है। इसलिए मैंने कहा है सर कि कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती, लहरों से डर कर नौका पार नहीं होती। आप कोशिश तो करें। ये जो एप्लीकेशन जो मैंने ई बुक पीडीएफ में जो धारा, जो आवेदन, जो लैंडमार्क जजमेंट दिए, इनका इस्तेमाल तो करें, कोशिश तो करें सर। कोशिश करने से पहले आप जीत सुनिश्चित क्यों करते हैं? आप परिणाम जो होगा होगा अपनी जगह, अच्छा ही होगा। गीता का भी सार है कि आप कर्म करें, फल की चिंता ना करें, आप कोशिश करें। वैसे भी आप हाथ पे हाथ रखकर बैठे हैं, एक एक विकल्प आपके हाथ में मैंने दिया है इस वीडियो के जरिए, ई बुक पीडीएफ के जरिए आपकी प्रॉब्लम को सॉल्यूशन करने की कोशिश मेरे द्वारा की गई है। तो उम्मीद है सर आपको मेरा वीडियो पसंद आया होगा। मेरे वीडियो को आप लाइक भी करें और शेयर भी करें और सब्सक्राइब भी करें। ओके, शुक्रिया, थैंक यू सर।